थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। वक्त का सांचा बदलने वाले माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा पड़ा है और अब से ठीक 3 घंटे के बाद मुखाग्नि दे दी जाएगी प्रिय जननेता मुलायम सिंह यादव को। भारी हुजूम के बीच इस वक्त लगातार लोगों की तादाद मंच तक पहुंच रही है ताकि वो अपने नेता को करीब से देख सकें, उनकी तस्वीर अपने कैमरे में उतार सकें और उनकी यादों को अपने साथ संजोकर अपने साथ अपने अपने घर को लेकर जा सकें। कोई यूं ही जननायक नहीं बनता है। आप अगर आज सैफई में होते तो आप ये महसूस करते कि अगर मुलायम सिंह यादव इतने बड़े कद के नेता हुए तो उसके पीछे की वजह क्या थी। राजनीति का कहरा हालांकि उन्होंने अपने गुरु से सीखा, लेकिन उसके बाद अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखा। कभी पहलवानी की, कभी शिक्षण कार्य किया, लेकिन राजनीति की दुनिया में ऐसा है कि विपक्षी दलों को लगातार चित करते हुए चलते चले गए। लेकिन नेताजी का खास लगाव विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के साथ भी रहा है। यही कारण है कि चाहे उनके अपने हों चाहे उनके विरोधी हों, हर कोई अपने अपने शब्दों में नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद कर लेना चाहता है। धरती पुत्र के तौर पर उन्होंने अपनी जगह इसलिए बनाई क्योंकि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। छात्रों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहते थे। आपको बताते चले, अब से कुछ ही देर पहले चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मंच पर आते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री यहां पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे जो अपने श्रद्धा सुमन मुलायम सिंह यादव के लिए अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात से जिन शब्दों में माननीय नेताजी को याद किया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। चाहे साल 2013 का वक्त हो, 2014 का हो या फिर 2019 का, जब लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संबोधन में ये कहते हुए कहा था कि सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी के साथ है कि एक बार फिर से 2019 का इलेक्शन आप जीत कर आएं। उसका जिक्र कल नरेंद्र मोदी ने खासतौर से किया। इतने बड़े दिल का नेता, क्योंकि वो राजनीति की नब्ज को समझता था। इतने बड़े कद का नेता, वो जो भांप लेता था कि आखिर आगे आने वाले वक्त में क्या होना है। इतना बड़ा नेता जो अपने साथ किसी को भी साथ लेता तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तकदीर और तस्वीर बदल लेता। शायद यही कारण है कि जब जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई तो बीजेपी उनके साथ खड़ी रही। वो 1989 का वक्त था। उसके बाद जब बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर, बाबरी ध्वंस के मुद्दे पर लगातार घिरती हुई नजर आती है तो उस समय कांशीराम का दामन वो थाम लेते हैं। दोनों मिलकर एक साथ चुनावी मैदान में जाते हैं और शानदार जीत हासिल करते हुए बीजेपी को बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश से दिखा देते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, देश के रक्षा मंत्री बने। रक्षा मंत्री बनने के बाद जो सबसे बड़ा फैसला उनकी ओर से लिया गया था, जिसका जिक्र आज हर शहीद के परिवार के लोग कर लेना चाहते हैं, वो यही क्योंकि रक्षा मंत्री बनने के पहले तक आपको बताते चले हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन रक्षा मंत्री बनने के बाद उनकी ओर से ये निर्णय लिया गया और उसके बाद अगर सीमा पर किसी की शहादत हो जाती तो वो पार्थिव शरीर परिवार तक पहुंचता ताकि परिवार के लोग अंतिम दर्शन कर सकें। क्योंकि उसके पहले परंपरा सिर्फ इसकी थी, या तो कैप या तो बेल्ट जाता था, पार्थिव शरीर नहीं आता था। इस मनोभाव से भी आप सोच सकते हैं कितनी संवेदनशीलता उस नेता के भीतर रही होगी। शायद यही कारण रहा कि धरती पुत्र के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। चाहे किसान हो, छात्र संघ चुनाव के जरिए, चाहे नौजवानों का दिल जीतना हो या फिर महिलाएं हो, कभी भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद यही वजह है कि आज उनके कद्रदानों की यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको ये भी बताते चले, चूंकि सैफई में हमारी मौजूदगी है, इसी सैफई इटावा करहल से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं जिनके किस्से आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे कोई संवाददाता जुड़ेंगे आप मुझे बताइएगा, मैं उनके पास भी चलूंगी, क्योंकि ये जो अविस्मरणीय भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, इस भीड़ के मतलब मायने किस रूप में समझे जाएं, नेताजी के कद को किस तरह से और पढ़ा जाए, ये समझा जाए, अपने मेहमानों से हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले 1960 का वक्त रहा। 1960 का वक्त था जब बिल्कुल एक युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में मुलायम सिंह यादव लगातार लगे रहे थे। तभी मंच पर कविता पाठ हो रहा होता है। वो कविता पाठ चूंकि सरकार के खिलाफ होता है तो एक दारोगा वहां पर भड़क जाता है और जो कविता पाठ कर रहे शख्स होते हैं उनको भला बुरा कहते हुए मंच से हटाने की कोशिश करता है। तब तक नीचे बैठा हुआ एक शख्स अचानक से उमड़ पड़ता है मंच पर और फिर वहीं दारोगा को पटखनी दे देता है। ये मुलायम सिंह यादव थे। उस समय मुलायम सिंह यादव की बहुत तारीफ हुई थी क्योंकि सत्ता के खिलाफ जो कविता थी उसको पढ़ने से मंच पर रोका गया था और मुलायम सिंह यादव ने उसका विरोध किया था।
तब से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे उनके धुर विरोधी प्रतिद्वंदी हो। एक बार ऐसा भी हुआ था, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ सोनिया गांधी के साथ उनके बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं, उन्हीं सोनिया गांधी का एक वक्त पर वो पुरजोर तरीके से विरोध भी किया करते थे और इसमें किसी तरह का संकोच नहीं किया करते थे। वही मुलायम सिंह यादव, हालांकि खुद कभी प्रचंड बहुमत की सरकार बनते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी वो तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन 2012 में जब मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव चुनावी मैदान में एक साथ पिता पुत्र की जोड़ी उमड़ती है तो 225 सीटें एक साथ ये जोड़ी हासिल कर लेती है और फिर अखिलेश को अपनी गद्दी सौंप देते हैं मुलायम सिंह यादव। इस तरह का उनका कद, परिवार को साथ में लेकर चलने की उनकी क्षमता, अपने भाइयों को अपने साथ जोड़े रखने की क्षमता, अपने पूरे खानदान के लोगों को भले ही यादव परिवार कहकर निशाना साधते रहे हों विरोधी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि परिवार के लोगों को राजनीति का कहरा जिस तरह से उन्होंने सिखाया, राजनीति की जो नई बड़ी और कई दिशा उनकी ओर से दी गई, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यही कारण है कि चाहे परिवार के लोग हों, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए आम लोग हों, वो अपने नेता को विदाई देने के लिए यहाँ पर बेहद भावुक मन से खड़े हुए हैं। अपने नेता की एक तस्वीर क्लिक करने के लिए सभी आगे की तरफ, मंच की तरफ बढ़ जाना चाहते हैं। अपने नेता की एक झलक पाने लेने के लिए सभी यहाँ पर बेकरार नजर आ रहे हैं। जहाँ तक अगर आप नजर डालेंगे, इस मंच के भीतर भी और इस मंच के बाहर भी लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है और सभी लोग, आपको बताते चले, मंच की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचकर नेताजी को यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद दिलचस्प रहा है उनका राजनीतिक करियर, तो बेहद दिलचस्प रहा है उनका व्यक्तिगत जीवन भी। साधना गुप्ता के साथ किस तरह से उनकी जान पहचान हुई, एबीपी न्यूज़ ने लगातार वो खबर भी आप तक पहुंचाई थी। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ, दिबांग हमारे साथ लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे दिबांग का रुख करते हुए, दिबांग, आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम भी प्रमुखता से आता है। कुछ ऐसी यादें जो आज के दिन आप जिसका जिक्र करना जरूरी समझते हो, क्योंकि अगर इतना बड़ा जनसैलाब सफाई के इस मैदान में उमड़ पड़ा है तो उसके पीछे नेताजी की सोच, उनकी ताकत, उनका लोगों से लगाव और वो चुंबकीय आकर्षण है जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो इस प्रांगण में आए और अपने नेता को अंतिम विदाई दें। दिबांग जी हाँ, चित्रा, आप सही कह रही हैं कि जिस तरह से लोग उनसे जुड़े हैं, देखिए जिस तरह से लोग जुड़े उनमें जो नारे लगते थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ये पहली बार चुनाव लड़े थे जसवंत नगर से। संसोपा उसको कहा जाता था शॉर्ट में, संसोपा ने बांधी घाट पिछड़ा पाँव 100 में 60। तो 100 में 60 वाली बात और पिछड़ों को जोड़ने वाली बात, ये वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये जो नारा था ये लोहिया जी का नारा था। लोहिया जी का एक और नारा था जिसको वो लेकर आखिर तक चले, यानी लगातार वो नारा बार बार दोहराते थे, जिसमें बात होती थी किस तरीके से दवा पढ़ाई मुफ्त हो और रोटी कपड़ा, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। और उसके साथ साथ वो सिंचाई जोड़ते थे किसानों की लगातार बात करते थे। कहते थे किस तरह से समाजवादी सरकार की ये कोशिश रहती है कि दवा हो और पढ़ाई हो, यानी हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वहाँ मुफ्त में शिक्षा मिले, मुफ्त में इलाज हो और रोटी कपड़ा जो है वो सस्ता हो। किसानों की सिंचाई की बात हो, लगातार किस तरह से किसानों के बारे में कदम उठा रही है सरकार, उसका विस्तार से वो जिक्र किया करते थे। तो लगातार इस तरह के नारों के सहारे अगर उन्होंने अपनी राजनीति का बीज बोया, लगातार उस जो पेड़ है उसकी सिंचाई की, आज वही उसी का असर है कि यहाँ पर इतना भारी जनसैलाब, और जिस तरह के राम गोपाल जी बता रहे थे कि बिना बुलाए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये वही कारण है, वही वजह है कि आज इतने लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो पिछड़ों के साथ साथ मुलायम सिंह जी के साथ जो लोग जुड़ते थे उन खास ध्यान रखते थे। ज्ञानेश्वर मिश्रा हमें उनके साथ रहते थे, मोहन सिंह जी रहते थे, रेवती रमन जी रहते थे, बेनी प्रसाद जी रहते थे, आजम खान थे। तो एक बड़ा अपने परिवार को बड़ा करने की कोशिश। और अगर आप अखिलेश को देखें, पिछले चुनाव में भी अखिलेश ने भी यही कोशिश की कि सबको किसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें। तो एक तरीके से आपने जिसका उल्लेख भी किया, 2012 का जो चुनाव था, 2012 के चुनाव के बाद जो उन्होंने जो बैटन सौंपी अखिलेश को, उसके बाद से जिस तरह से अखिलेश पिछला चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव ज़रूर रहा होगा कि हाँ ठीक है, मेरा बेटा है, परिवार है, और मतलब आगे वो उसको चला रहा है जिस तरह से उनका सपना था, करीब करीब उसी तरह से वो पार्टी अब आगे चल रही है।
एक बड़ी जो बात जो बार बार वो कहते थे, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, खासतौर पर सांसद जो यहाँ पर आते हैं वो मिलकर काम नहीं करते हैं, जो वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो मदद नहीं करती है। तो ये एक उनकी बड़ी शिकायत रही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री बने पर प्रधानमंत्रियों ने उन पर आरोप न लगे इसलिए उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह की बातें वो करती हैं। बहुत सारी बातें मुझे उनकी याद आ रही हैं कि ये भी बात याद आ रही है। और जब भी आप मिले, जब भी चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग मिलते थे, दूर दराज इलाकों में गर्मी हो तो हमेशा ये पूछना कि आप लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर में कुछ ना कुछ होता था, वो पानी पीने का, इस तरह का वो हमेशा एक किस तरीके से लोगों के साथ, और अगर आप रिपोर्टर हैं किस तरह से आपसे जुड़ने की कोशिश करते थे। एक ये भी उनके अंदर एक बात थी जो हमेशा याद आती है। और जैसे आप सुबह लोगों से बात भी कर रही थी, छोटी छोटी बातें लोगों को उनकी याद रह जाती हैं। आप कितने भी बड़े नेता हों, आप कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, मेरे ख्याल से वो आखिर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वही है जो लोगों को यहाँ पर खींच रहा है, जो लोगों को पहुँचा रहा है इस समय सफाई में। चित्रा, बिल्कुल सही कहा दिबांग आपने। भावुक कर देने वाली वो तमाम यादें जिसको संजोकर यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता पहुंचा हुआ है, वो छोटी छोटी बातें, चाहे किसी को पानी के लिए पूछ लेना हो, किसी को अपने साथ बैठाकर चाय पिलाना हो, किसी को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाना हो, किसी को रोटी की जगह पराठा के लिए ऑफर करना हो, किसी को अपनी मनपसंद सब्जी देनी हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का लगाव जुड़ाव रहा है नेताजी का। शायद यही कारण है कि अपने नेता को विदाई देने के लिए जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। भूपेंद्र, मैं चाहूंगी कि जरा दिखाइए जनसैलाब। जब एक जननायक जा रहा होता है तो कैसे सैलाब उमड़ पड़ता है। कम से कम आज की इन तस्वीरों को साइफाई के जरिए देखकर समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सभी की नजरें मंच पर टिकी हुई हैं। मंच पर एक एक करके तमाम नेता और कार्यकर्ता अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीछे जहां तक नजर दौड़ाएंगे हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। पीछे से तो मंच साफ दिखाई भी नहीं देता होगा, लेकिन घंटों से लगातार लोग वहां पर खड़े हुए हैं और अपने नेता के लिए नारे लगाते हुए सुने जा सकते हैं। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी रहेगी, अलग अंदाज में, चूंकि अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। पहलवानी दमखम से अपने विरोधियों को राजनीति में भी चित करने के लिए जाने जाते थे नेताजी। इसी वजह से क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।